हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है यशोवर्धन और ये है हजेला आईएएस अकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेलाज आईएएस। तो चलिए, जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गई है। यूपीएससी 2026 का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका, जारी हो चुका है और इसमें कुछ नियमों में हुए बदलाव। हालांकि आप बहुत सारे अब तक खबरें देख चुके होंगे, लेकिन फिर भी हम आपको लगातार दो चार करते रहते खबरों से कि आपको सही खबर मिलती रहे। तो चलिए, हम सबसे पहले शुरू से शुरुआत करते हैं कि आखिर नियमों में क्या बड़े बदलाव हुए। चलिए, वैसे जो लोग पहली बार बैठ रहे हैं एग्जाम में, उन्हें नियमों से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ बातें बता देता हूं। ये जो नियमों में जो बदलाव हुए, ये उनके लिए हुए जो ऑलरेडी पहले से एग्जाम दे करके कहीं पर सिलेक्ट हो चुके हैं, उनके लिए है। तो नए एस्पिरेंट्स के लिए इसमें कुछ भी ऐसा डरने वाली बात नहीं। उनको बस इतना पता होना चाहिए कि आपके लिए एग्जाम की जो आखिरी तारीख है 24 फैब है और 933 पोस्ट आई हैं। और जैसा कि सामान्य तौर पे हम सभी जानते हैं कि हर साल 10 से 13 लाख के आसपास लोग इस एग्जाम की मतलब फॉर्म तो 13-14 लोग 14 लाख लोग डालते हैं, बट एग्जाम में 10 लाख के आसपास बैठते हैं। और इंटरव्यू के लिए आसपास यूं समझिए कि 2700-2800 के आसपास लोगों को बुलाया जाता है, राइट। और उसके बाद सिलेक्ट होते हैं वही 900 से 1000 के आसपास, जो लगभग इतनी पोस्ट आ रही। तो इस बार आप लकी हैं कि 933 पोस्ट हैं, तो मे बी 1000 तक भी पहुंच सकती है। तो 3000 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, मान के चलते हैं। अब यहां पर क्या है, तो कुछ बातें जिन पे चर्चा करना जरूरी है, तो आप जान लीजिए। नंबर 1, आप जब परीक्षा देने के लिए जाएंगे तो आपका फेस ऑथेंटिकेशन होगा। इट मींस आपके फेस से ही आपकी पहचान की जाएगी। जैसे आपका बायोमेट्रिक जो पहचान है आधार वगैरह में जो आपने दिया है, आइरिश है, अपने फिंगरप्रिंट से फेस है, तो राइट, उससे ही आपको पहचान आपकी सुनिश्चित की जाएगी। और अब अगर यहां पर देखें तो देखिए क्या हुआ है। तो देखिए, जो ऑफिसर्स ऑलरेडी पहले सिलेक्ट हो चुके हैं, उन्हें अपना परफॉर्मेंस और बेहतर करने के लिए वे फिर से एग्जाम में बैठते हैं। तो देखिए, आईएएस और आईएफएस जो हैं, आईपीएस की नहीं बोल रहा हूं, आईएएस और आईएफएस जो हैं, उनको अगर एक बार चयन उनका हो जाता, सिलेक्शन हो जाता, वे दोबारा फिर परीक्षा में नहीं बैठ सकते। नंबर 1। नंबर 2, और ये नियम पहले से चला आ रहा है, लेकिन अब यहां पे अगर बात की जाए कि अगर कोई आईपीएस बना है तो क्या वो दोबारा से भी बैठ सकता, तो यहां बदलाव आ गए हैं। वे आईपीएस नहीं बन सकते दोबारा। हाँ, वे परफॉर्मेंस सुधार करने के लिए आईएएस का एग्जाम दे सकते हैं। किसी दूसरे सर्विसेज में भी आपका सिलेक्शन हुआ है तो आप अगर पहले से सिलेक्टेड है तो मैक्सिमम एक बार ही आप उस छूट का फायदा उठा सकते हैं, उसके बाद नहीं। तो चलिए एक बार देखते हैं। देखिए, पहले से आईपीएस में चयनित या नियुक्त कोई भी उम्मीदवार अगर मान लीजिए वो बैठना चाहे दोबारा से किसी परीक्षा में आगे की, तो आईपीएस उसे नहीं मिलेगा दोबारा से। हाँ, अगर वो दूसरे किसी में बैठना चाहे तो अलग बात है। अब अगर बात आती है कि आईएएस और आईएफएस हैं, तो जो इन्हें मींस लिखने की अनुमति नहीं होगी, भले इनका प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लें। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जिन पदों पर हैं तो वहां दोबारा एग्जाम, या तो आप पूरी तरह से अपना पद छोड़ दीजिए अपनी, तभी पॉसिबिलिटीज हैं। सो अगर देखा जाए कि सिविल सर्विसेज एग्जाम 2026 में ग्रुप ए या फिर आईपीएस मिलती है तो उम्मीदवार को सिर्फ एक बार, और ये ग्रुप ए के लिए ध्यान रखें, ग्रुप बी वालों के लिए नहीं है, जो कि अदर जो सर्विसेज होती है जैसे डायनेप्स है या पुदुचेरी के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, तो उनके लिए नहीं है। सो इसमें ग्रुप ए वाले अगर हैं, तो अगर वे आईपीएस मिलती है उन्हें या फिर ग्रुप ए की कोई दूसरी सर्विसेज मिलती है, तो सिर्फ एक बार ही उन्हें परफॉर्मेंस सुधार का मौका मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। पहले कई बार लोग एग्जाम दे लेते थे। अब और देखिए, वो भी यह मौका तभी मिलेगा जब उम्मीदवार ट्रेनिंग ज्वाइन ना करने की वन टाइम एग्जाम्शन जो छूट मिलती है उसे वो प्राप्त कर ले। अगर मान लीजिए छूट नहीं मिली तो वो एग्जाम में नहीं बैठ सकता। ये छूट फाउंडेशन कोर्स तक ही सीमित होगी। यदि उम्मीदवार ने ट्रेनिंग ज्वाइन करता है और ना छूट लेता है, ना तो उसने ट्रेनिंग ज्वाइन की है, ना ही उसने किसी तरह की छूट ली है, तो वो सिविल सर्विसेज 2026 और 2027 दोनों के आधार पर जो भी उसको सर्विसेज मिली है वो भी खत्म हो जाएंगी। ध्यान रखें, बहुत बड़ा बदलाव है। अगर आप सोचे कि नहीं, मैं ट्रेनिंग भी नहीं ज्वाइन कर रहा हूं, मैंने कोई छूट के लिए अप्लाई भी नहीं किया है, तो जो आपको पोस्ट मिली है वो भी खत्म। आप अंदाजा नहीं लगा सकते, बहुत बड़ा बदलाव। पहले लोग क्या करते थे कि छूट भी नहीं ले रहे हैं, एग्जाम में भी बैठ रहे हैं, राइट। तो इस तरह से, और ट्रेनिंग भी वे क्या होता था कि ज्वाइन नहीं कर रहे हैं।
कुछ समय के लिए एक्सटेंशन ले लेते थे, तो वहां पे उनके साथ ऐसा नहीं होता। लेकिन अब अगर वो उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें जो भी पद मिलने की संभावना वो भी खत्म हो जाएगी। एक तो ये बदलाव है, राइट। इसके अलावा सिविल सर्विसेज 2026 से चयनित उम्मीदवार सिविल सर्विसेज 2027 देना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें अनुमति चाहिए। बिना अनुमति के आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। सिविल सर्विसेज 2028 या उसके बाद परीक्षा देने के लिए इस्तीफा अनिवार्य। अगर आपका एक बार चयन हो चुका, आप एक बार छूट का फायदा ले चुके हैं, परफॉर्मेंस आप सुधार नहीं कर पाए हैं और आप चाह रहे हैं फिर से मैं एग्जाम में बैठूं, तो एक ही तरीका है, वो है इस्तीफा देना। अन्यथा मेरे कई सारे मित्रों को मैंने देखा है जो एक तो छोड़ी 3-3 4-4 बार तक परीक्षा बाद में भी देते रहते थे। लेकिन अब ये जो बेनिफिट्स थे अब ये खत्म कर दिए गए हैं और इससे जरूरत है क्योंकि व्यक्ति फिर ट्रेनिंग पर ध्यान दे, जहां ज्वाइन किया वहां सर्विसेज पर ध्यान दे। अगर उसको इतना है तो राइट पहले से इस तरह की तैयारी करे कि राइट वो वहां पहुंच सके। एक और ध्यान रखिएगा, लोकसभा में एक प्रश्न पूछा गया था जिसका जवाब वहां पे दिया गया। प्रश्न कुछ यह है कि क्या लद्दाख के उम्मीदवारों को लैंग्वेज पेपर में छूट है क्या? तो बात आती है या क्यों नहीं है या क्यों है, तो इस पे बात करते हैं। तो इसका मतलब कई ऐसे राज्य हैं जिन्हें लैंग्वेज के पेपर में छूट है, तो वो जान लीजिए ऐसे कौन है। देखिए अभी वर्तमान में अगर हम बात करें तो सिविल सर्विसेज के रूल्स 2025 के हिसाब से 6 राज्य जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम के जो उम्मीदवार हैं उन्हें भारतीय भाषा, कोई भी जो भारतीय भाषा है उसके जो क्वालिफाइंग पेपर होता है उससे छूट मिली हुई है, वो पेपर उन्हें नहीं देना पड़ता, सिर्फ वो इंग्लिश का पेपर जरूर देंगे क्योंकि ये मैंडेटरी होता है। अब बात आती है लद्दाख के लिए, तो नहीं, लद्दाख के लिए यहां पे हम देखें तो जो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह हैं उन्होंने जवाब दिया कि इस तरह का कोई भी अभी लद्दाख के लिए नियम नहीं बनाया गया है, वर्तमान में नहीं है। भविष्य में दिया जाए तो एक अलग बात है, लेकिन अभी सिर्फ इन 6 राज्यों को इस तरह की छूट मिली है। तो देखिए आज की अगर हम बात करें इस वीडियो में जिन मुद्दों पे हमने बात की, तो अगर कोई व्यक्ति पहले से चयनित हो जाता है वो दोबारा से एग्जाम अगर देना चाहे तो सिर्फ एक बार एग्जाम दे सकता है, वो भी तब दे सकता है जब उसने छूट के लिए अप्लाई किया हो, तभी पॉसिबल है। और अगर ना तो उसने छूट के लिए अप्लाई किया ना उसने ट्रेनिंग ज्वाइन की है, तो ऐसे में जो उसे मिला हुआ पद है, भविष्य में मिलने वाला जो पद है वो भी रद्द कर दिए जाएंगे, किसी भी तरह की उसको वहां पे पात्रता नहीं होगी। तो ध्यान रखिएगा इन बातों का, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो में आपकी समझ बन गई होगी, जो भी एस्पिरेंट्स से जो तैयारी कर रहे हैं, और यही मेरा उद्देश्य था कि आप इस बात को समझें और सीरियसली तैयारी करें। पहले अटेम्प्ट या दूसरा अटेम्प्ट आप जो भी दे रहे हैं उसमें आप क्वालिफाई कर लें, और जो ऑलरेडी पहले से सिलेक्टेड है वे भी सावधानी पूर्वक आगे बढ़ें। मेरा नाम है यशोवर्धन। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारी आपके लिए कितनी लाभप्रद है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम फिर मिलते हैं अगले दिन एक नए विषय के साथ, तब तक अपनी लर्निंग की जर्नी को जारी रखिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।